Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students and welcome to the channel. CS 101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग की इस सीरीज़ में जिसमें हम अपने मिड टर्म के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, आज हमारी ये तीसरी वीडियो है। इस वीडियो में हम 30 MCQs कवर करने वाले हैं जो कि मॉड्यूल नंबर 41 से लेकर मॉड्यूल नंबर 50 तक होंगे। इससे पहले दो वीडियोस में हम अपने मॉड्यूल 1 से लेकर 40 तक तकरीबन कुछ कवर कर चुके हैं, तो चलिए फिर क्विकली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर एंड अदर डिवाइसेस इज नॉर्मली हैंडल्ड थ्रू एन इंटरमीडिएरी ऑपरेटर्स नोन एज। तो जो कंप्यूटर है और जो बाकी डिवाइसेस हैं उनके दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है वो पूछा जा रहा है। कोई एक इंटरमीडिएट कंपोनेंट है, एक इंटरमीडिएट डिवाइस है, कोई इंटरमीडिएट ऑपरेटस है। इस ऑपरेटस के ज़रिए जो है वो आपके कंप्यूटर और आपके जो बाकी डिवाइसेस हैं ये आपस में क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। तो वो जो दरमियानी ऑपरेटस है, जो दरमियानी चीज़ है, इक्विपमेंट है, या पीस ऑफ हार्डवेयर या डिवाइस, कुछ भी आप उसको कह लें, वो हमारा क्या होता है? जी हाँ, हमारा कंट्रोलर होता है। दूसरे लफ्ज़ों में हमारा कंप्यूटर कंट्रोलर को यूज़ करता है और आपके डिवाइसेस से कम्युनिकेट करता है। यानी कंप्यूटर ने CPU से, हार्डवेयर से, मॉनिटर स्क्रीन से, प्रिंटर से या किसी भी और डिवाइस से बात करनी है तो वो कंट्रोलर के थ्रू करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, द कंट्रोलर कनेक्ट्स via cables to peripheral devices within the computer case or perhaps a connector called a dash। यानी अभी हम बात ये कर रहे हैं कि ये जो कंट्रोलर है ये पेरिफेरल डिवाइसेस से फिर किस तरह कनेक्ट होता है, ताकि अगर कंप्यूटर ने बात करनी है कंट्रोलर से और कंट्रोलर ने आगे किससे बात करनी है या किससे काम करवाना है, किससे कनेक्ट करना है, आपके पेरिफेरल डिवाइसेस से। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कंट्रोलर को इन पेरिफेरल डिवाइसेस से कनेक्ट होना है किसी न किसी केबल्स के थ्रू, किसी न किसी कनेक्टर के थ्रू। तो ये जो केबल्स या कनेक्टर हैं जो हमारे कंट्रोलर और पेरिफेरल डिवाइसेस को आपस में जोड़ती हैं ताकि ये कम्युनिकेट कर सकें, इनको आमतौर पे हम पोर्ट कह लेते हैं। आपने सुना होगा कि ये USB की पोर्ट है, ये सीरियल पोर्ट है, ये पैरेलल पोर्ट है, वगैरह वगैरह। तो ये पोर्ट्स हैं, दरअसल ये क्या करती हैं, कंट्रोलर और डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट करने का जरिया या सोर्स प्रोवाइड करती हैं। थर्ड क्वेश्चन है, अ डैश ट्रांसलेट्स मैसेजेस एंड डेटा बैक एंड फोर्थ बिटवीन द कंप्यूटर एंड दोज ऑफ द पेरिफेरल डिवाइसेस टू विच इट इज अटैच्ड। यानी कोई एक चीज़ है वो क्या करती है, कोई एक इक्विपमेंट है वो डेटे को ट्रांसलेट करती है। बैक एंड फोर्थ मतलब आप डेटा भेजते हैं तो भी या वहाँ से डेटा रिसीव होता है तो भी, दोनों अतराफ में, दोनों साइडों में डेटा कुछ ट्रांसलेट होता है। डिपेंड करता है कि हमें उसको किस तरह से भेजना है या रिसीव करके किस तरह उसको डिस्प्ले करना है। तो दोनों सूरतों में कुछ ट्रांसलेशन हो रही है। और ये बैक एंड फोर्थ या ट्रांसलेशन किस किस के दरमियान हो रही है? एक कंप्यूटर के दरमियान और एक पेरिफेरल डिवाइसेस के दरमियान। तो कंप्यूटर ने डेटा भेजा पेरिफेरल डिवाइसेस को, पेरिफेरल ने वापस कोई जवाब दिया डिवाइसेस ने कंप्यूटर को। तो ये दरमियान में जो कम्युनिकेशन हो रही है इसमें डेटा कोई ना कोई ट्रांसलेट करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो ये भी वो कर रहा है। तो अभी हमने पार्ट 1 में देखा था कि इन पेरिफेरल और कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कौन कर रहा है? हमारा कंट्रोलर। तो असल में कंट्रोलर ही कनेक्ट कर रहा है हमारे कंप्यूटर को और हमारी पेरिफेरल डिवाइसेस को। एक कंट्रोलर ही यहाँ से डेटा मूव कर रहा है पेरिफेरल से कंप्यूटर या कंप्यूटर से पेरिफेरल में। और नंबर 3, अगर कंप्यूटर ने पेरिफेरल को डिवाइसेस को डेटा भेजना है तो डेटा किसी और फॉर्म में ट्रांसलेट होना है, तो और पेरिफेरल ने अगर कंप्यूटर को वापस जवाब देना है और उस डेटे ने भी ट्रांसलेट होना है, तो ये ट्रांसलेशन भी कौन करेगा? हमारा कंट्रोलर। नंबर 4 है, द एबिलिटी ऑफ ए कंट्रोलर टू एक्सेस मेन मेमोरी इज नोन एज। अब ये हमारा जो कंट्रोलर है, एक साइड से ये कंप्यूटर से कनेक्टेड है, एक साइड से ये पेरिफेरल से भी कनेक्टेड है, और एक साइड पे भी हम ये कह रहे हैं कि ये मेमोरी से भी कनेक्ट है। जो हमारी मेमोरी है इससे भी कनेक्टेड है और इसको वो एक्सेस कर सकता है। इसके पास एबिलिटी है कि ये कंट्रोलर हमारी मेन मेमोरी को भी एक्सेस कर सकता है। तो इसकी ये एबिलिटी क्या कहलाती है? डायरेक्ट मेमोरी
एक्सेस, इसको शॉर्ट DMA भी लिखा जाता है। यानी DMA से या डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस से क्या मुराद है कि हमारा कंट्रोलर उसकी एबिलिटी कि वो हमारी मेन मेमोरी को डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस द कंट्रोलर कॉमा डैश मस्ट मूव बिटवीन द CPU एंड द मेन मेमोरी। आप अभी इस जो कॉन्टेक्स्ट है ना मेन मेमोरी का और कंट्रोलर का, इसको ज़हन में रखिए और इस सवाल का जवाब दीजिए कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको मूव करना पड़ता है किसके दरमियान, CPU और मेन मेमोरी, बिटवीन CPU एंड ईच कंट्रोलर एंड बिटवीन ईच कंट्रोलर एंड मेन मेमोरी। तो ये 3-4 तरह की कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि कोई एक चीज़ है जो CPU या मेन मेमोरी में मूव करती है, या CPU से कंट्रोलर या उसके दरमियान मूव करती है, और या फिर कंट्रोलर और मेन मेमोरी के दरमियान मूव करती है। तो आपने पढ़ा होगा जितनी भी आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं वो सारी यहाँ पे मूव करती हैं CPU से मेन मेमोरी में जब उनको एग्जीक्यूट करना होता है, CPU से कंट्रोलर में, या फिर कंट्रोलर से मेन मेमोरी में वापस। तो ये मुख्तलिफ मूवमेंट जो होती है ये हमारी इंस्ट्रक्शंस की भी हो सकती है, डेटे की भी हो सकती है, लेकिन ये दोनों किस फॉर्म में मूव करते हैं, इन द फॉर्म्स ऑफ बिट पैटर्न्स। ठीक है, आसान लफ्जों में हम कह सकते हैं कि हम मेमोरी की बात करें, कंट्रोलर की बात करें, तो बिट पैटर्न्स होते हैं जो मेमोरी, CPU या कंट्रोलर इनके दौरान मूव करते हैं। असल में तो हमारी इंस्ट्रक्शंस और डेटा होता है, लेकिन दिन इन द टर्म्स ऑफ बिट पैटर्न्स। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन डैश कम्युनिकेशन सेवरल सिग्नल्स आर ट्रांसफर्ड एट द सेम टाइम। तो हमने 2 तरह की कम्युनिकेशन पढ़ी है, एक होती है सीरियल और एक होती है पैरेलल। तो पूछा ये जा रहा है कि ऐसी कम्युनिकेशन जिसमें बहुत सारे सिग्नल एक ही वक्त में ट्रांसफ़र होते हैं, और बहुत सारे सिग्नल एक वक्त में ट्रांसफ़र होते हैं, तो ये कौन सी कम्युनिकेशन हुई पे? पैरेलल। या दूसरे लफ्ज़ों में पैरेलल कम्युनिकेशन वो होती है जिसमें एक वक्त में ज़्यादा सिग्नल पास कर सकते हैं एक इक्विपमेंट से दूसरे में। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन सीरियल कम्युनिकेशन द डेटा इज ट्रांसफर्ड डैश। तो अभी हम बात कर रहे थे कि सीरियल में क्या होगा, एक के बाद एक डेटा ट्रांसफ़र होगा, एक बिट के बाद दूसरी बिट ट्रांसफ़र होगी, एक सिग्नल के बाद दूसरी सिग्नल ट्रांसफ़र होगी। तो यहाँ हम कह सकते हैं डेटा इज ट्रांसफर्ड वन आफ्टर द अदर। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन डैश कम्युनिकेशन डेटा ट्रांसफर रेट इज रिलेटिवली स्लोअर। अब खुद देखिएगा, पैरेलल में हम कह रहे हैं कि सेवरल सिग्नल जो हैं वो एक वक्त में जाते हैं। सीरियल की जब हम बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि एक जाता है और उसके बाद फिर दूसरा जाएगा, यानी वन एट ए टाइम जाएगा। तो ये देखिए, वन और सेवरल का डिफरेंस आप खुद निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हमें पूछा गया कि रिलेटिवली स्लोअर कौन सा है, तो फिर रिलेटिवली स्लोअर कौन सा हुआ? सीरियल, क्योंकि सीरियल में एक के बाद एक जा रहे हैं। तो इन दोनों में रिलेटिवली स्लोअर होगा सीरियल और फास्टर क्या होगा? पैरेलल। क्वेश्चन नंबर 9, USB एंड फायर वायर और एग्जांपल्स ऑफ डैश डेटा ट्रांसफर ओवर द शॉर्ट डिस्टेंस। तो ये दोनों किस तरह का डेटा ट्रांसफर हैं? बहुत स्लो हैं, फास्ट हैं, हाई स्पीड हैं। जी, ये दोनों हाई स्पीड डेटा ट्रांसफ़र की एग्जाम्पल हैं। आपने ज़रूर पढ़ा होगा कि USB और फायर वायर जो है ये हाई स्पीड डेटा ट्रांसफ़र होते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, फॉर फास्टर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन डैश इज यूज्ड। तो हमने पढ़ा ये भी कि लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? DSL या डिजिटल सब्सक्राइबर लाइंस। ये हम यूज़ करते हैं जब हमारा डिस्टेंस ज़्यादा हो और हमें कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छी चाहिए हो, फास्ट चाहिए हो, तो देन हम DSL या डिजिटल सब्सक्राइबर लाइंस यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, डैश रेफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क द मशीन कैन अकम्प्लिश और कंप्लीट इन अ गिवन या सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। वो कंप्यूटर भी हो सकता है, कोई और मशीन भी हो सकती है। ये जितना काम करती है इस खास वक्त में, तो इसकी तारीफ या इसकी डेफिनेशन आपने फिजिक्स में भी पढ़ी होगी, इसको कहते हैं हम थ्रूपुट। एक मशीन एक खास वक्त में कितनी चीज़ें बना सकती है, कितना काम कर सकती है, कितने टास्क कंप्लीट कर सकती है, मुकम्मल कर सकती है, इसको हम कहते हैं थ्रूपुट ऑफ द मशीन। क्वेश्चन नंबर 12 है, डैश इज द टेक्निक फॉर अलोंग द स्टेप्स इन द
मशीन साइकिल टू ओवरलैप। ओवरलैप का मतलब क्या हुआ कि एक आपका टास्क चल रहा है, बजाय कि आप वेट करें और यहाँ से स्टार्ट करें, आप कहते हैं मैं इसके साथ ही थोड़ा सा स्टार्ट कर सकता हूँ, यानी ये टास्क अभी हमारा चल रहा है, यहाँ ख़त्म हो रहा है, उससे पहले ही मैंने उसको ख़त्म होने का वेट नहीं किया और उससे पहले ही मैंने इसको स्टार्ट कर लिया, तो इतना एरिया हमारा क्या हो गया, दैट इज कॉल्ड दी ओवरलैप। तो कौन सी टेक्निक है जो हमारी मशीन साइकिल में हमें ये फैसिलिटी देती है कि हम अपनी जो स्टेप्स हैं उनको ओवरलैप कर सकते हैं। मशीन साइकिल आपने पढ़ा हुआ है ना, इंस्ट्रक्शन फेच होती हैं, डी कोड होती हैं और फिर एग्जीक्यूट होती हैं। जी बिल्कुल, यही मशीन साइकिल होता है हमारा। तो हमारे पास एक पाइपलाइन या पाइपलाइनिंग, इस टेक्निक को यूज करते हुए हम एक इंस्ट्रक्शन को एक वक्त में साथ में एग्जीक्यूट भी कर रहे होते हैं और एक इंस्ट्रक्शन जिसने आगे एग्जीक्यूट या इसके बाद होना है उसको फिर हम साथ में फेच भी करके ले आते हैं, और जो फेच वाली है उसको हम आगे डिकोड कर रहे होंगे और उसके बाद एक और फेच भी कर रहे होंगे। तो यहाँ हम क्या करें, एग्जीक्यूशन, फेचिंग या डिकोडिंग, इन दोनों या तीनों एक्टिविटीज को हम साथ साथ में कर रहे हैं या तीनों को क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। तो असल में ये क्या है, पाइपलाइन या पाइपलाइनिंग की जो टेक्निक है वो हमें ओवरलैप की इजाजत देती है या फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन द एरा ऑफ 1940 एंड 1950 द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम वाज कॉल्ड। उस वक्त में अर्ली जब ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर बात हो रही थी तो एक प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन होती थी उसको आमतौर पे एक जॉब कहा जाता था। यानी आपके यहाँ हर डिपार्टमेंट में उस तरह से कंप्यूटर्स नहीं होते थे, तो जिन लोगों ने अपने प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट करवाने होते थे या करने होते थे तो वो एक सेंट्रल कंप्यूटर जहाँ पे होता था वहाँ पे अपनी अपनी जॉब्स सबमिट करते थे और वहाँ पे जो ऑपरेटर होता था वो फिर सबकी जॉब्स को मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड करके या ग्रुप्स बना के तो वो एक बड़े कंप्यूटर में जो भी उस वक्त कंप्यूटर होता था उसमें वो डाल देता था। तो उस जमाने में एक जो प्रोग्राम होता था उसकी एग्जीक्यूशन को क्या कहा जाता था, एक जॉब कहा जाता था। 14 है, a group of jobs were loaded into the systems executed in a sequence। इस तरह से सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होंगी ये जॉब्स जो कि ग्रुप हुई हुई हैं, one at a time with no user interaction। ऐसी सूरत जो जॉब्स को आप ले लें, एक तो उनको ग्रुप कर दें और फिर सिस्टम में लोड कर दें और एक के बाद एक जॉब खुद ब खुद एग्जीक्यूट हो रही हो और यूज़र उनसे कोई इंटरेक्ट ना कर रहा हो, इस सिस्टम को हम कहते हैं बैच प्रोसेसिंग। यानी जॉब्स मिला के, ये जो जॉब्स हमने ऊपर बात की ना, इनको हम करेंगे ना जब ग्रुप, तो जॉब्स जब ग्रुप होंगी तो क्या बनेगा, एक हमारा बैच। इस बैच के अंदर हो सकता है हमारे पास 10 जॉब्स हों, तो 10 जॉब्स को हमने किया ग्रुप और एक बनाया बैच, और इस बैच को हमने क्या किया, कंप्यूटर में लोड कर दिया, प्रोसेस कर दिया। तो एक जॉब एग्जीक्यूट हुई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी और पांचवी, यूं एक सीक्वेंस के अंदर जॉब्स एग्जीक्यूट होती गई। इस मरहले को, जॉब्स की इस तरह ग्रुप बना के प्रोसेस करने के मरहले को हम क्या कहेंगे, बैच प्रोसेसिंग। क्वेश्चन नंबर 15 है, a dash is a storage organization in which jobs are orderly placed and executed। ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ऐसी स्टोरेज या ऑर्गेनाइजेशन जहां पे जॉब्स को रखा जाता है उसको हम कहते हैं क्यू। ये बिल्कुल ऐसी क्यू ही है। आप बैंक में जाते हैं, आप देखते हैं कि टेलर के काउंटर के सामने लोग खड़े हैं और जैसे फिर टेलर की विंडो के ऊपर जो नंबर डिस्प्ले होता है वो आता है और फिर वो साहब या जिनकी भी वो टर्न या टिकट या टोकन होता है वो फिर वहाँ चले जाते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि वो क्यू अगर खड़े होने वाली आप ज़हन में परसीव करें तो ज़्यादा मुनासिब होगा। उस क्यू में जो जिस तरह से बंदा आ रहा है या कस्टमर आ रहा है, वॉक इन कस्टमर, वो खड़ा होता जा रहा है अपना टोकन लेके, तो वो क्यू क्या है, इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द जॉब्स। यू एंड आई स्टैंडिंग देयर आर जॉब्स फॉर इंस्टेंस, और जो टेलर है वो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने जॉब्स को प्रोसेस करना है, जो टेलर ने हमें सर्व करना है। इट्स सिमिलर टू ऑपरेटिंग सिस्टम इज प्रोसेसिंग जॉब्स, और वो जॉब्स इस वक्त क्या लगी हुई हैं, स्टोर हुई हुई हैं एक ऑर्डरली, एक पैटर्न के अंदर, एक ऑर्डर के अंदर जो है वो प्लेस हुई हुई हैं। ये ऑर्डर क्या कहलाएगा, क्यू। द क्यू इज सिमिलर टू आर क्यू, जो कि हम अभी परसीव कर रहे हैं या अपने ज़हन में स्टिमुलेट कर रहे हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड।
क्वेश्चन नंबर 16 है, a feature that allows a program being executed to carry on a dialogue with the user through remote terminal is known as। कोई एक फीचर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, वो अलाउ करता है कि कोई प्रोग्राम जो है जो एग्जीक्यूट हो रहा है कम्युनिकेट कर सके, वो डायलॉग कर सके एक यूज़र से जिसने वो जॉब या वो टास्क सबमिट किया, वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया है थ्रू अ रिमोट टर्मिनल। रिमोट टर्मिनल से मुराद आप कोई एक छोटी सी विंडो ले लीजिए जहाँ पे मैं और आप एज ए यूज़र कुछ इनपुट कर सकते हैं। ये जो फीचर के एक जॉब एग्जीक्यूट हो रही है और एक रिमोट टर्मिनल या विंडो के थ्रू कोई एक यूज़र कुछ इनपुट कर सकता है, ये कौन सी जॉब होगी? इंटरएक्टिव जॉब प्रोसेसिंग। 17 है, डैश वाज एन ऑपरेटिंग सिस्टम या OS डिजाइन टू सर्व मल्टीपल यूजर एट द सेम टाइम। ऑपरेटिंग सिस्टम्स की कुछ खास इकसाम हैं या टाइप्स हैं, उसमें से एक ये है कि ये ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम था या है जिसमें ज़्यादा यूज़र्स को एक ही वक्त में सर्व किया जा सकता है। तो ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है टाइम शेयरिंग सिस्टम्स। यानी टाइम क्या हो रहा है? शेयर हो रहा है सब यूज़र्स के साथ, टाइम स्लाइस शेयर हो रहा है। इट कुड बी 1 सेकेंड और फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। एक यूज़र की रिक्वेस्ट है, उसको एंटरटेन किया जा रहा है, फिर कुछ और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड किसी और यूज़र की रिक्वेस्ट को एंटरटेन किया जा रहेगा, फिर किसी और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में एक थर्ड यूज़र की जो रिक्वेस्ट है उसको रिस्पॉन्ड किया जाएगा, फिर नेक्स्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में यूज़र 4 की रिक्वेस्ट को एंटरटेन या रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स किया जाएगा। तो एक ही वक्त में मुख्तलिफ यूज़र्स की रिक्वेस्ट आ रही हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा है? सबकी रिक्वेस्ट को बारी बारी रिस्पॉन्ड करता जा रहा है, सबके साथ टाइम शेयरिंग कर रहा है। 18 है, the phenomena in which one user can execute several tasks simultaneously is known as। एक ऐसा फिनोमेना, एक ऐसा मरहला जिसमें एक यूज़र बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर सकता है एक वक्त में एक साथ, वो क्या कहलाता है? मल्टीटास्किंग। क्वेश्चन नंबर 19 है, the dash is the phenomena in which dynamically allocating tasks to the various processors so that all processors are used efficiently। यानी एक कंप्यूटर है, उसमें 3 प्रोसेसर्स लगे हुए हैं या 3 CPUs हैं, कोई बड़ा सर्वर हो सकता है ना। तो आप ये समझ लीजिए कि एक ऐसा कोई मरहला, कोई ऐसी टेक्निक है, कोई ऐसा फिनोमेना है जिसमें हम क्या करते हैं कि ये डिसाइड करते हैं डायनेमिकली कि अगर टास्क ज़्यादा आ रहे हैं तो आप क्या करें, इनको डिवाइड कर दें और सारे प्रोसेसर्स को आप क्या कर लें? एफिशिएंट यूज़ कर लें। तो ये क्या कहलाता है? लोड बैलेंसिंग। आपके पास 3 प्रोसेसर्स हैं और 3 जॉब्स आ गई और सिस्टम ने खुद क्या किया, एक जॉब को एक प्रोसेसर को दे दिया, दूसरी जॉब को दूसरे प्रोसेसर को दे दिया और तीसरी जॉब को तीसरे प्रोसेसर को दे दिया। तो ये जो मरहला है जिसमें बजाय कि वेट करवाया जाए कि एक जॉब पहले एग्जीक्यूट होगी फिर दूसरी फिर तीसरी, नहीं, डायनेमिकली तीनों जॉब्स को तीनों प्रोसेसर्स को डिवाइड करके दे दिया ताकि एफिशिएंट यूज हो सिस्टम। ये कहलाता है लोड बैलेंसिंग। एक और फिनोमेना है, इसमें हम क्या करते हैं जी, ए टास्क इज ब्रोकन डाउन इनटू नंबर ऑफ सब टास्क कंपैटिबल विद द नंबर ऑफ प्रोसेसर्स अवेलेबल। यानी एक और चीज है, उसमें हम क्या करते हैं, एक टास्क होता है उसको ब्रोक डाउन कर लेते हैं, नंबर ऑफ सब टास्क बना लेते हैं। तो ये जो नंबर ऑफ सब टास्क हैं ये हम अपने जो 3-4 प्रोसेसर्स अवेलेबल होते हैं उनको दे देते हैं। यहाँ पे भी मसला यही होता है कि हम एफिशिएंट सिस्टम का यूज चाह रहे होते हैं, लेकिन ये मरला कि जिसमें एक टास्क 3 या 4 सब टास्क में डिवाइड होगा, ये जो मरला है ये कहलाता है स्केलेबिलिटी या स्केलिंग। यानी एक जॉब को उससे छोटी सब जॉब्स बना के 3 प्रोसेसर्स को देना, ये कहलाएगा स्केलिंग। और ज्यादा जॉब्स को अलग अलग मुख्तलिफ प्रोसेसर्स को एलोकेट करवाना, ये कहलाएगा लोड बैलेंसिंग। इन दोनों का आपने फर्क ज़हन में रखना है। 21 है, स्प्रेडशीट्स, डेटाबेस सिस्टम्स, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सिस्टम्स, अकाउंटिंग सिस्टम्स, programs development softwares and games are dash software। हमने 2 तरह के सॉफ्टवेयर्स की कैटेगरीज पढ़ी हैं, एक होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर्स और एक होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। तो पूछा गया है कि ये कुछ जो नाम दिए गए हैं जस्ट लाइक स्प्रेडशीट्स हैं, डेटाबेस हैं, कुछ डेस्कटॉप एप्लीकेशन हैं, कुछ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, ये सारे क्या हैं? हमारे
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, अ कंप्यूटर सिस्टम डेडिकेटेड टू स्पेसिफिक टास्क ऑफन फाउंड इन ए डिवाइस लाइक मेडिकल इक्विपमेंट, व्हीकल इलेक्ट्रॉनिक्स और होम अप्लायंस इज कॉल्ड एज। आपने पढ़ा होगा कुछ ये जो डिवाइसेस हैं, जैसे व्हीकल इलेक्ट्रॉनिक्स है हमारे पास, कुछ होम अप्लायंसेस आपने देखा होगा, ओवन है, इस तरह की और चीजें हैं, इवन रेफ्रिजरेटर्स हैं आपके। इनके अंदर एक खास तरह का एक छोटा सा सिस्टम लगा होता है, हम उसको आमतौर पे कंप्यूटर सिस्टम्स कह देते हैं, और ये डेडिकेटेड होता है खास काम करने के लिए। ओवन के साथ अटैच किया है तो उसके अंदर सिर्फ वही वाली फंक्शनैलिटी होगी, रेफ्रिजरेटर के साथ किया है तो उसके साथ सिर्फ वही वाली फंक्शनैलिटी होगी। तो ऐसा कंप्यूटर सिस्टम जो हम इन डिवाइसेस जिनकी हम बात कर रहे हैं इनके साथ जब अटैच कर देते हैं तो उनको हम कहते हैं एम्बेडेड सिस्टम्स। 23 है, the DAS software provides the infrastructure that the application software requires। कोई सॉफ्टवेयर है वो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए क्या प्रोवाइड करते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म, बेसिक्स। इनके बगैर, इन सॉफ्टवेयर की जिनकी बात पूछी जा रही है, इनके बगैर हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर खुद ऑटोमेटिकली मशीन पे इंस्टॉल भी नहीं हो सकते, रन भी नहीं हो सकते। जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो असल में क्या करते हैं, हमारे हार्डवेयर पे इंस्टॉल होते हैं और हमारे जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं उनको अलाउ करते हैं, उनके लिए वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, उनके लिए वो बेसिस प्रोवाइड करते हैं, फाउंडेशन बनाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं कि अब इनके ऊपर हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स इंस्टॉल हो सकते हैं और हमारा यूजर हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को यूज कर सकता है। 24 है, the DAS software consists of a software units that extends or perhaps customize the capabilities of operating system। कुछ ऐसी सॉफ्टवेयर की टाइप है जो या तो क्या करती है, ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड करती है या फिर किसी हद तक कस्टमाइज कर देती है या करने में हेल्प करती है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। 25 है, the portion of an operating system that handles the communication with end user is often called as। एक खास कोई पोर्शन है, एक सेक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, ये क्या करता है जी, कम्युनिकेशन हैंडल करता है किस किस की, एंड यूजर की और आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो इसका पूछा गया कि ये कौन सा ऐसा पोर्शन है जो ऑपरेटिंग सिस्टम और यूजर के दरमियान एक ब्रिज बन जाता है कि यूजर की कम्युनिकेशन करवाता है ऑपरेटिंग सिस्टम से और ऑपरेटिंग सिस्टम का रिस्पांस यूजर को देता है। जी बिल्कुल, हमारे पास एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं यूजर इंटरफेस। 26 है, डैश इज एन ओल्ड यूजर इंटरफेस यूज्ड टू कम्युनिकेट विद द यूजर्स थ्रू टेक्सचुअल मैसेजेस यूजिंग द कीबोर्ड एंड मॉनिटर स्क्रीन। आज से कुछ चंद साल पहले ये जो यूजर इंटरफेस था, इसकी एक खास किस्म की बात हो रही है कि वो किसके ऊपर बेस करता था, महज आपकी अल्फाज के ऊपर, टेक्स्ट के ऊपर बेस करता था और उस टेक्स्ट को आप लिखते थे कीबोर्ड के ऊपर और आपको भी वो डिस्प्ले होती थी कि आपने क्या टेक्स्ट लिखी है और ऑपरेटिंग सिस्टम का रिस्पॉन्स क्या है वो भी यहाँ पे मॉनिटर पे डिस्प्ले हो रही थी। ये सिर्फ इंटरफेस कहाँ तक था, टेक्स्ट की हद तक था। आप अंदाजा कर सकते हैं ना, खाली आप टेक्स्ट लिख रहे हैं और आजकल आपको के पास क्या सहूलत है, आप इवन अपनी स्क्रीन को टच कर सकते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम से बात कर सकते हैं। आपका टच या मेरा एक जो किसी आइकन के ऊपर टच होता है वो असल में हमारी कम्युनिकेशन होती है कि हम ये एक्टिविटी या फंक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हैं। एंड थिंक द डेज व्हेन देयर वाज नो टच इंटरेक्शन, बल्कि सिर्फ क्या था, टाइपिंग थी। हम टाइप करते थे और ओएस को कोई पैगाम भिजवाते थे और वहाँ से ओएस ने जो रिस्पॉन्स करना है वो भी स्क्रीन पे डिस्प्ले होता था। तो इसको हम कहते हैं कमांड लाइन इंटरफेस या फिर शेल। 27 है, डैश इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट विद इन टुडेज GUI that allocates block of space on the screen called windows and keeps track of which application is associated with each window। एक खास किसी सॉफ्टवेयर या कंपोनेंट की बात हो रही है, ये देखिए कंपोनेंट लिखा हुआ, जो आजकल की ग्राफिक यूजर इंटरफेस में इस्तेमाल होता है। अब ये जो कंपोनेंट है ये क्या करता है, एलोकेट करता है स्पेस को स्क्रीन के ऊपर और इसको वो कहता है कि ये मैंने एक खास विंडो जो है ये बना दी है किसी एक सॉफ्टवेयर की
और ये भी ये ट्रैक रखता है कि किस सॉफ्टवेयर को कौन सी विंडो दी हुई है उसने। आप देखते हैं जब मल्टीपल सॉफ्टवेयर आप चलाते हैं तो हर प्रोग्राम अपनी अपनी विंडो के अंदर रहता है, अलग रहता है। अब आप सोचिए ना कि उसके पीछे कुछ सॉफ्टवेयर काम कर रहा है जो ये काम करता है, जो आपकी हर प्रोग्राम की विंडोज को अलग अलग रखता है। वो ये भी ट्रैक रखता है कि कौन सा प्रोग्राम किस विंडो में चल रहा है। तो ये कंपोनेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कहलाता है? विंडोज मैनेजर। 28 है, द इंटरनल पार्ट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड द डैश। 2 पार्ट्स हैं, हमने बात की थी ऑपरेटिंग सिस्टम की अभी, और आप भी जानते हैं कि एक यूजर इंटरफेस होता है जिससे मैं और आप कम्युनिकेट करते हैं। वो चूंकि अब ज्यादातर हमने कहा क्या होता है, ग्राफिक यूजर इंटरफेस, GUI। इसके थ्रू हम कंप्यूटर से या अपने ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरैक्ट करते हैं। एक वो पूछ रहे हैं कि इंटरनल पार्ट होता है, ठीक है, इंटरनल पार्ट होता है किसका? ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो कि बैक एंड पे कोर सिस्टम का पार्ट होता है। उसको हम क्या कहते हैं? कर्नल, या आप उसको कर्नल भी बोल देते हैं। 29 है, डैश आर सॉफ्टवेयर यूनिट्स communicate with controllers or directly with the peripheral devices to carry out operations on the peripheral devices attached to the machine। पूछा ये जा रहा है कि कोई सॉफ्टवेयर यूनिट्स हैं, वो क्या करता है? वो कम्युनिकेट करता है कंट्रोलर के साथ, या वो पार्ट कम्युनिकेट करता है डायरेक्टली किसके साथ? डिवाइसेस के साथ, मतलब कीबोर्ड या माउस उनके साथ। अब वो किस लिए कम्युनिकेट करता है? कुछ काम करने हैं, कुछ डिस्प्ले करना है, कुछ इनपुट लेनी है, ये सारे क्या हैं? ऑपरेशंस हैं। वो डिवाइसेस जो मशीन के साथ अटैच हैं। मैं दोबारा क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर देता हूँ। पूछा ये जा रहा है आपके पूरे सिस्टम में एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है जो आपकी मशीन के साथ जो लगे हुए डिवाइसेस हैं उनसे कम्युनिकेट करता है, या कंट्रोलर से बात करता है और कंट्रोलर पे डिवाइसेस से बात करते हैं, या वो डायरेक्टली वो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट आपके डिवाइसेस से डायरेक्टली भी कम्युनिकेट कर सकता है। ये इसलिए करता है ताकि उन डिवाइसेस से कोई काम करवाया जाए। माउस ने क्लिक करनी है, उनसे क्लिक करवाया जाए, कीबोर्ड से इनपुट लेनी है, कुछ रीड किया जाए। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो ये काम करते हैं, करवाते हैं, उनको हम कहते हैं डिवाइस ड्राइवर्स। एंड फाइनली आवर लास्ट क्वेश्चन, द डैश हैंडल्स द टास्क ऑफ द यूज ऑफ मशीन्स मेन मेमोरी। हमारे कंप्यूटर के अंदर जो मेन मेमोरी होती है, जिसको हम रैम भी आप और मैं कह लेते हैं, उस रैम को हैंडल किया जाता है। एक खास प्रोग्राम है जो उसको हैंडल करता है, एक खास कंपोनेंट है जो उसको हैंडल करता है कि जो मेन मेमोरी अवेलेबल है उसको किस तरह यूज़ करना चाहिए, कौन सी मेमोरी एलोकेट करवाई जाए, किस प्रोग्राम को करवाई जाए, और अगर एक प्रोग्राम ने अपनी एग्जीक्यूशन ख़त्म कर दिया है तो उससे जो मेमोरी फ्री हुई है वो दोबारा किसी और प्रोग्राम को एलोकेट करवानी चाहिए। एक प्रोग्राम ने एग्जीक्यूट होना, उसको कितनी मेमोरी एलोकेट करवानी चाहिए। ये सारा मामला, ये सारा मरला कि मेमोरी को किस तरह मैनेज करना है उसने, इसका नाम क्या है इस कंपोनेंट का? मेमोरी मैनेजर। सो फाइनली हमारे 30 क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, और हमने हमेशा की तरह हमारी कोशिश होती है उन सारे मॉड्यूल्स में जो हमने कवर किए होते हैं MCQs में, एट द एंड हम क्या करते हैं, उन सारों के अंदर जो एब्रीविएशन इन्वॉल्व होती है वो हम कंसोलिडेट कर देते हैं एक पेज के ऊपर। तो मैंने कोशिश की है कि इसमें सारी जो MCQs हैं वो एक जगह पर रख दी जाए। आप चाहें तो स्नैपशॉट ले लीजिए और अपने नोट्स में कहीं डाल दीजिए, ताकि आपको एक ही जगह ये चीज़ें मिल सकें, और एग्जाम से पहले इनको ज़रूर देख के जाया करें, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो हैं वो आपके MCQs के अंदर या आपकी एब्रीविएशंस के भी आते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमने कोशिश की है हमेशा की तरह कि आपकी एक तो असेसमेंट करवाई जाए कि आपकी तैयारी किस कदर है, कितनी अच्छी है, और कुछ क्वेश्चंस जहाँ पे आपको थोड़ा सा स्ट्रगल हुआ है, आप समझ लीजिए कि आपके लिए गैप एनालिसिस था कि आप अपने वीक एरियाज आइडेंटिफाई कर सके हैं। और हम हमेशा एडवाइस करते हैं कि बिफोर अपीयरिंग इन फाइनल एग्जाम अपने इन वीक एरियाज को फिल करके जाइए, आप कंटेंट को अच्छी तरह रिव्यू करके जाइए, ताकि आप अच्छा एग्जाम प्रिपेयर करें, अच्छा एग्जाम अटेम्प्ट करें और अच्छा स्कोर अर्न करें। चैनल के साथ जुड़े रहिए। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम बाकी जो पार्ट्स हैं जो आपके मिड टर्म का सिलेबस है, हम कोशिश करेंगे उनको भी साथ साथ आपके साथ शेयर करें, और कुछ थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी करते जाएं, ताकि आप किसी वजह से अगर तैयारी नहीं कर पाए तो आप हमारी सीरीज से भरपूर फायदा उठाएं, और अगर आपने कुछ तैयारी की थी तो एक अच्छी रिवीजन के साथ अपना पेपर दें और 100% मार्क्स आप सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि ये एग्जाम टोटली MCQs बेस्ड है, तो आप 100 सिक्योर कर सकते हैं इंशाल्लाह। और हमारी भी कोशिश ये है कि आपको 100% की तैयारी करवाई जाए। चलिए फिर अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगले पार्ट में आपसे बात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।